और सबसे पहले बागेश्वर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 14 ट्रैकर्स फंस गए हैं। पंडारी ग्लेशियर में फंसे हैं ये 14 ट्रैकर्स, जिनमें से एक भारतीय और 13 विदेशी ट्रैकर्स हैं। ये सभी ट्रैकर्स गुरुवार देर शाम पिंडारी 0 पॉइंट पहुंचे थे। तो बीती देर रात से हिमस्खलन हुआ और इसी के चलते ये सारे वहां पर फंस गए हैं। ट्रैकर्स का सारा सामान बर्फ में दब गया है। हिमस्खलन और बर्फबारी के चलते मार्ग भी बंद हो गया है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित बताया जा रहा है और बागेश्वर जिला प्रशासन ने देहरादून से चॉपर की मांग की है। तो आज की बड़ी खबर है, सभी 14 ट्रैकर्स सकुशल हैं। एक भारतीय, 13 विदेशी ट्रैकर्स इस दल में, लेकिन ये ग्लेशियर के बीच फंसे हुए हैं। फिलहाल चॉपर की डिमांड की गई है बागेश्वर प्रशासन की ओर से, ताकि इन सभी ट्रैकर्स को नीचे लाया जा सके। पिंडारी पॉइंट पर ये सभी फंसे हैं। देखिए, हमारे पास जो हमको आज इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें जो 14 हमारे पर्वतारोही हैं, जिसमें से 13 जो है विदेशी हैं और एक जो है भारतीय हैं, उनकी जो टीम गई थी वो पिंडारी ग्लेशियर में एवलांच आने से वहाँ पे फंस गए थे और सामान उनका पर्टिकुलरली उस प्लेस में दबा होना ये बताया गया है। बाकी फिलहाल लोग सभी सुरक्षित बताए गए हैं। तो जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे द्वारा जो है उनकी हेल्प करने के लिए अपनी जो रेस्क्यू टीम है, हमारी राजस्व की, पुलिस की, स्वास्थ्य की और खाद्यान्न की, वो टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। बागेश्वर से हमारे सहयोगी सुष्मिता थापा फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुष्मिता, इस वक्त की क्या जानकारी है? चॉपर की डिमांड की गई है, कब तक इन सब का रेस्क्यू शुरू होगा? जी बताएं कि जैसे ही ये सूचना मिली कि वहाँ पे 14 यात्री जो पर्यटक के फंसे हुए हैं, उसके बाद ही जिला प्रशासन इस पर अलर्ट हो गया था। अलर्ट होने के बाद उन्होंने राजस्व की टीम, SDRF और ये सब टीमें ऊपर जाने के लिए भेज दी गई है। साथ ही अगर उन्हें स्टैंड बाई में जो चॉपर है उसकी डिमांड रखी है, ताकि अगर कुछ अनहोनी या बिगड़ता है तो उसके बाद वो चॉपर बुला सकते हैं। जी सुष्मिता, सभी ट्रैकर्स सकुशल हैं, ये राहत वाली बात है, अच्छी खबर है। इन सभी को कब तक नीचे लाया जा सकेगा? क्योंकि रास्ते बहुत ही दुर्गम होते हैं, जो NDRF SDRF की टीम जाती है उनके लिए भी बहुत आसान नहीं होता। जी बात करें वहाँ की मौसम की, तो फिलहाल आज मौसम भी कुछ खराब है बागेश्वर में, और उसके बाद वो बता रहे कि वो पिंडारी 0 पॉइंट पे रुके हुए हैं। उसके बाद अभी देर शाम होने के कल सुबह वो जैसे ही जो टीम है वो ऊपर को रवाना होगी दोबारा आधे रूट पे, तो तब जाके वो सब कुछ नीचे लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुष्मिता, आपने विस्तार से जानकारी दी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित हल्द्वानी के बहुचर्चित वनभूलपुरा मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। वनभूलपुरा की जिस जमीन को रेलवे अपनी जमीन बता रहा है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी अब उसके अधिकांश हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। यानी कि वनभूलपुरा को बचाने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले और रेलवे बोर्ड की याचिका के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वनभूलपुरा की 6 एकड़ भूमि जिस पर रेलवे अपना दावा कर रहा है, वहां आस्ताना मस्जिद, आस्ताना मजार, बड़े मस्जिद, इंदिरा नगर, जलाल शाह बाबा मजार जैसी 19 बड़ी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। यानी कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। आपको बता दें कि वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब वक्फ बोर्ड के भी मामले में पक्षकार बन जाने की वजह से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मामला अब काफी पेचीदा होता नजर आ रहा है, अभी क्या जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताइए। अब वक्फ बोर्ड के एंट्री हो जाने के बाद ये मामला उलझ गया है। यानी कि जिस मामले में ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में स्टे दिया था, राज्य सरकार, लोकल प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था राज्य सरकार से कि जो 50,000 लोग 6 एकड़ भूमि से जो अतिक्रमण की गई है वहां से हटाए जाएंगे, तो उनकी क्या व्यवस्था होगी। इन तमाम मसलों पर राज्य सरकार अभी होमवर्क में जुटी थी कि इस बीच वक्फ बोर्ड ने जो अपील हाईकोर्ट में लगाई है, जो याचिका लगाई है कि हमें भी पक्षकार बनाया जाए, और वक्फ बोर्ड का दावा है
कि हल्द्वानी की जो 6 एकड़ जमीन है उसमें से अधिकांश जमीन वक्फ बोर्ड की है। जो पूरा इंदिरा नगर है वनभूलपुरा का, जो अतिक्रमण क्षेत्र में बसा हुआ है, वक्फ बोर्ड का दावा है ये जमीन हमारी है। यानी कि अब जमीन के कई दावेदार हो गए हैं। जहां रेलवे बोर्ड कहता है कि 6 एकड़ जमीन रेलवे की है, इस पर अतिक्रमण करके कॉलोनियां बसी हैं, तो वहीं अब वक्फ बोर्ड भी पक्षकार बन गया। बिल्कुल सुनील, और वक्फ बोर्ड एक्ट की बात की जाए तो अब ये रेलवे को साबित करना होगा कि ये जमीन रेलवे की है। अब ये मामला जाहिर सी बात है और पेचीदा होता जा रहा है। धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड पर सिर्फ धार्मिक स्थलों के नाम पर ही अतिक्रमण नहीं हुआ, बल्कि होटल, रिजॉर्ट जैसे व्यावसायिक गतिविधियों और आश्रमों के लिए भी बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट लैंड कब्जा ली गई है, जिस पर अब वन विभाग कड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण से शुरू हुई बहस के बाद वन विभाग एक्टिव मोड में है। शुक्रवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में गढ़वाल और कुमाऊं चीफ के साथ ही सभी पार्क और सेंचुरी एरिया के डायरेक्टरों की मीटिंग सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर बुलाई गई, जिसमें सभी डिवीजन को 3 दिन के भीतर वन भूमि पर हुए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की डिटेल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण चिन्हित करने को अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। उत्तराखंड बनने से पहले और उत्तराखंड बनने के बाद का अतिक्रमण भी एक कैटेगरी है। धार्मिक स्थलों का भी विवरण, कौन सा धार्मिक स्थल कितना पुराना है, ये बताना होगा। सड़क किनारे सरकारी भूमि पर बनी धार्मिक स्थल भी चिन्हित होंगे। सहमति बनी है कि इस महीने के अंत तक हमारा पूरा अपडेटेड डाटा आ जाएगा, लोकेशन वाइज आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति जो बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। विवादित अतिक्रमण का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में वक्फ बोर्ड की जमीनों का मसला भी मीटिंग में उठा। बताया गया कि वक्फ बोर्ड वन विभाग पर मौजूद कई मदरसों और मज़ारों को अपनी संपत्ति बता रहा है। तय किया गया कि विभाग इस मसले में विधिक राय लेकर अतिक्रमण हटाएगा। वर्तमान में धार्मिक जो अवस्थापना है उसको चिन्हीकरण करने का जो है कार्य किया जा रहा है प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा। तो उसका एक फॉर्मेट उनको दे दिया गया है, एक टाइमलाइन उनको दे दी गई है, और उसी के क्रम में उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ये डाटा संकलन के साथ साथ जो है जो अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में कितनी तेजी से आश्रम, होटल, रिजॉर्ट, धार्मिक स्थल के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले 2017 से 2020 के बीच 2500 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमणियों ने कब्जा जमा लिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 154 नए मामले आ गए हैं और देहरादून में ही सिर्फ बीते 24 घंटे में 80 नए मामले मिले हैं, जबकि नैनीताल में 21 और हरिद्वार में 17 नए केस आए हैं। चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। चारधाम यात्रा में राज्य सरकार ने यात्रियों की संख्या सीमित करने के अपने फैसले को पलट दिया है। अब पहले की तरह यात्रा जारी रखेंगे, अपनी यात्रा को यात्री जारी रखेंगे। यानी कि हर धाम में जो प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या को निर्धारित किया गया था वो अब खत्म कर दिया है। अब चाहे जितने मर्जी श्रद्धालु हो, एक दिन में वो दर्शन कर पाएंगे। साथ ही भीड़ बढ़ने पर प्रशासन इंतजाम करेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की तरह चलती रहेगी। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। बहुत सारे प्रदेशों से ये रिक्वेस्ट आई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं इसमें बहुत ज़्यादा आस्था है पूरे देश के लोगों को, और यही समय है जिस समय बहुत सारे श्रद्धालु उत्तराखंड आना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उस पर स्टैंड था कि हम सभी का यहाँ स्वागत करते हैं जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं यात्रा पे, और यात्रा पे कोई संख्या की सीमा नहीं रहेगी। जो कार्य हम लोगों को करना है, सबको, प्रदेश सरकार के सभी विभागों को मिलकर ये कार्य करना है कि क्राउड मैनेजमेंट सही तरीके से हो।
बीच हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर आज व्यवस्था नजर आई है। यहां पर पर्यटन विभाग परिसर में चल रहे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आए यात्रियों ने हंगामा किया। सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 काउंटर से कराया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा और यही वजह है कि यात्रियों में काफी नाराजगी देखने को मिली। यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाए जाने की मांग की है। सुनता है आज चालू हुई है, लेकिन ये गोकर गाय की तरह ठंडे कले जैसे काम करता है। लोग 3 घंटे से खड़ा है, बहुत भीड़ है, कितनी दिक्कत हो रही है, कितने आदमी खड़े हैं, कितने महिलाएं भी खड़े हैं। उनको इतनी दिक्कत है, कुछ सवारी मरीज होकर नीचे पड़ी है। यहाँ का प्रशासन सुनने वाला नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत साहब अरे हो गया तो अब टाइम है खुलने का। ये बताओ सुबह 8 बजे खुलना चाहिए ये काम, रजिस्ट्रेशन का काम। अब 10 बजे तक 1 मिनट में 1 हो रहा है साहब। जब 500 आदमी है, कितनी देर में होंगे रजिस्ट्रेशन? शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं आज मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। आज सुबह पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के जयकारे और आर्मी बैंड की धुन के साथ मां की डोली गंगोत्री के लिए रवाना हो गई। कई पड़ाव से गुजरकर मां की उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। भैरव घाटी के लिए प्रस्थान कर चुकी है। रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। पूरे लोकल देवी देवता और श्रद्धालुओं के साथ पूरी रात कीर्तन भजन चलेगा। मंदिर समिति द्वारा वहाँ पर भोजन की और रहने की उचित व्यवस्था की गई है। सभी यात्रीगण पधारे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय गंगा। जाएगी खाने का मन, खुशी की बात है। माँ से दूर होगी तो दुख की बात है। किस तरह विदा किया आपने आज? किस तरह विदा किया? आज हमने तो खुशी खुशी विदा किया अपनी माँ को भोग प्रसाद लगा के। और कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। 6 महीने तक पर अच्छा ही है। माँ हमारे 6 महीने तक गंगोत्री रहेगी। मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। अप्रैल महीने में हो रही बर्फबारी के चलते गंगोत्री घाटी के पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का नजारा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रहा है। पहली बार इतनी बर्फबारी हो गई। तो आपने अंदाजा लगाया था कि बर्फबारी होगी? नहीं कोई अंदाजा। तो कैसा लग रहा है इस समय मुखबा में आके मां गंगा के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बेहतरीन है, भगवान प्रसन्न है। कल हमको लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भैया की कृपा से इतना आनंद आता है। बिल्कुल उत्साह देखा जा रहा है इस पूरी यात्रा में। बड़ी संख्या में मुखबा से लेकर गंगोत्री धाम तक जो श्रद्धालु है वो रुक किए हुए और पहुंच रहे हैं। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की पहली टीम को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 4 धाम के लिए रवाना किया इन श्रद्धालुओं को। 4 धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह भी गजब का देखने को मिला। कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे 4 धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। जा रहे हैं अभी हम बहुत तरह आदमी का ग्रुप लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पुष्कर सिंह जी धामी मुख्यमंत्री जी ने अभी हरी झंडी देके हमें यहाँ से रवाना करे हैं। बोलो बद्री विशाल की जय। तो 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। उससे पहले आज बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली रवाना कर दी गई है।
केदार बाबा की डोली की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद उत्सव डोली को रवाना किया गया और बाबा की डोली केदारनाथ के लिए निकल चुकी है। शीतकालीन गद्दे स्थल से आज बाबा की उत्सव डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास करेगी। वहीं 22 अप्रैल को उत्सव डोली फाटा, 23 अप्रैल को गौरीकुंड और 24 को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। इस बार 4 धाम की यात्रा रिकॉर्ड बनाने वाली है, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड स्तर पर शुरू हो चुका है। 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से तीर्थयात्री ट्रांजिट कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार काफी सुविधाएं मिल रही हैं। चारधाम यात्रा के लिए आए और लगभग 98 व्यक्ति आए हैं। 98 यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल के लिए प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। इस बार ना भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, पर चल रहा है, कहीं भी रुकावट नहीं आ रही। हरिद्वार से भी आज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है। यहां पर माया देवी मंदिर परिसर से ट्रैवल व्यवसायियों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर चारधाम यात्रा का ये दल रवाना किया। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस दौरान कई प्रदेशों से यात्री श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, जो काफी उत्साहित भी नजर आए। चारधाम यात्रा के लिए आया हूं। मैं यहाँ पे कल पहुँचा था हरिद्वार में, फिर हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी पहले, तो अभी हम चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो पहले हम जाएंगे यमुनोत्री, फिर हम 24 को जाएंगे गंगोत्री के दर्शन करेंगे, 26 को केदारनाथ जी के और 28 को बद्रीनाथ जी के, फिर यहाँ पे हरिद्वार में आके फिर वापस चले जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा लगा। करीब 100-150 गाड़ियाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और जो सरकार की नीति है वो हमारे यात्रा के लिए अच्छी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करा के जाना और हर गाड़ी, जो भी गाड़ी यात्रा पर निकल रही है, सबका ग्रीन कार्ड, पूरा कागज वैलिड है उनके। पौड़ी से खबर, जहां पर बाघ की वजह से लोग दहशत में हैं। बीते एक हफ्ते से यहां पर बाघ की तलाश चल रही है। पौड़ी के लैंसडाउन के रिखणी खाल और धूमाकोट इलाके में 2 लोगों को अब तक बाघ अपना शिकार बना चुका है। एक हफ्ते से इस बाघ की तलाश चल रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत 3 डिविजन्स की टीमें लगातार जंगलों में गश्त कर रही हैं। लेकिन 7 दिन के बाद भी वन विभाग के हाथ सिर्फ मायूसी लगी है। वहीं इलाके में लगे कर्फ्यू से ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। बाघ की दहशत से गांव वाले घरों में कैद हो गए हैं। मवेशियों के लिए चारा पत्ती लाने का भी संकट मंडराने लगा है। अलग जो इस घटना के लिए जो उत्तरदायी बाघ है, उसको पकड़ने के आदेश संबंधित अधिकारियों को मौके पर दिए गए हैं और वहाँ पे पिंजरे भी लगाए गए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी ट्रैंकुलाइजिंग गन के साथ वहाँ पर तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूरे इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वन विभाग के 3 प्रभागों के स्टाफ की तैनाती वहाँ की गई है और वो निरंतर गाँव वालों के साथ भी संपर्क। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने रिखणी खाल में बाघ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने वन विभाग की टीमों से बाघ की गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटाई। साथ ही बाघ का शिकार बन चुके लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत ने इलाके का भ्रमण कर लोगों से उनकी समस्याओं को भी जाना कि बाघ की वजह से इलाके में कर्फ्यू लगाने के बाद इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम है या नहीं, ये जायजा भी उन्होंने लिया। देखता है बाघ तब आता है, उसको लगता है जब मेरी तरफ कोई अटैक किया तो फिर अपना बचाव। उन लोगों की 2-3 मांगी थी। एक तो लाइट हो, मेरी डीएम से फोन पे पहले बात हुई जब मैं नहीं था, इधर बाहर था, तो वो व्यवस्था गई, डीएम स्वयं गया तो लाइटें कुछ दी है, लेकिन अभी कुछ और बढ़ाने की जरूरत है, जो मैंने कल संज्ञान लेकर संख्या आदि बढ़ाए।
नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत आए खराब अंडों के मामले में डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है और सप्लायर को ब्लैकलिस्ट किए जाने की मांग की है। दरअसल गुरुवार को नैनीताल के आंगनबाड़ी केंद्र में अंडा सप्लायर ने 38 पेटी खराब अंडे भेज दिए, जो सड़े होने के साथ ही उनमें कीड़े भी पाए गए थे। इससे पहले भी इस अंडा सप्लायर ने कई बार खराब अंडे भेजे, जिसकी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें शिकायत मिली थी तो एसडीएम को भेजा था हम लोगों ने, तो जांच में देखा कि वो तथ्य सही थे। तो उसमें एक गवर्नमेंट को एक लेटर हम लोग लिख रहे हैं कि जो भी संस्था या जो भी एजेंसी इसको सप्लाई कर रहे हैं तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे किसाला के पास बंद हो गया था, जिसे पूरे 10 घंटे के बाद खोला जा सका और जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों ने यात्रा तैयारी पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि मार्ग खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। टिहरी जिले में चार धाम यात्रा रूट पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लगी कंपनी की लापरवाही यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। चंबा गंगोत्री हाईवे पर कंडी सौड़ के पास कई जगहों पर रोड किनारे मलबा जमा हो गया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में 2 युवतियों से दुश्मनी निकालने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 3 मनचले युवकों से 2 लड़कियों के बदला लेने के लिए युवतियों के आपत्तिजनक पोस्टर छपवाकर पूरे गांव में लगा दिए गए, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। युवतियों के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। युवतियों के नाम पर फोटो और मोबाइल नंबर डालकर पर्चे छपवाए गए। पूरे गांव में ये पर्चे बांटे गए हैं। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।